तो देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर। अब देखना आप लोग, किसी भी गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो एक जैसा हो वो जरूरी नहीं है। किसी भी गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, जरूरी नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया कि किसी भी गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो एक ही जैसा हो, जरूरी नहीं है। जैसा कि यहां पर कैसा भी हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है ना। जबकि सभी गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सबका सेम होता है। वर्किंग प्रिंसिपल एक ही जैसा काम करता है, ठीक। अब देखना, जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बहुत बहुत स्मॉल करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। स्मॉल करंट को मेजर करता है। जब ये स्मॉल करंट को मेजर करता क्या हम इसे अमीटर कह सकते हैं? अमीटर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अब देखो, अब क्यों कह सकते हैं? अगर हम इसे क्या कहते हैं कि अमीटर कह सकते हैं, तो लेकिन हमने किताबों में ये पढ़ा था कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर के साथ एक डिजायर्ड एक लो रेजिस्टेंस का वायर इसके पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या बन जाता था? वो वायर बन जाता था, वो अमीटर बन जाता था। तब इसे हम क्यों कह रहे हैं? है वही चीज, लेकिन स्मॉल करंट का जो मेजर करने का जो नेम है वो दूसरा दिया गया। ओके। तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अमीटर बन जाएगा। अब ध्यान सुनना, जब हम डिजायर्ड रेजिस्टेंस के रजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वो डिजायर्ड रेंज का अमीटर बन जाता है। यानी अगर मुझे यदि गैल्वेनोमीटर से मुझे करंट मेजर करनी है, स्मॉल करंट, तो कितना माइक्रो एम्पियर में मेजर करूंगा। माइक्रो एम्पियर में मान लो जैसे 0 टू 10 माइक्रो एम्पियर मेजर करूंगा तो गैल्वेनोमीटर का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे एम्पियर में मेजर करना है, जैसे 2, 3, 4 एम्पियर मेजर करना है, तब गैल्वेनोमीटर को हम यूज नहीं करेंगे। गैल्वेनोमीटर की यूज नहीं करेंगे। हाँ, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे कब? उसी डिजायर्ड रेंज का हम क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देंगे तो ये अमीटर जैसा बिहेव करने लगेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? इस करंट को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इस करंट को मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते, अब रेजिस्टेंस लगाना हो। अगर हम क्या करेंगे, अगर गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे तो जानते हैं एक पॉइंटर बना होता है और इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है। मतलब ये इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इतना टॉर्क जनरेट हो जाएगा, पीछे की जो स्प्रिंग है वो क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। सबका अलग अलग रेंज होता है ना, तो भाई इसके हिसाब से डिफ्लेक्शन दिया गया है। माइक्रो एम्पियर में 2 एम्पियर में कह रहा तो इसको ज्यादा ऐसे घूमना पड़ेगा ना। ये तो इतना ही घूम रहा था, यहां तक घूमने के लिए क्या करेगा? वहां जो स्प्रिंग थी उसी के हिसाब से बना जाता, वो ब्रेक कर जाएगा और हमारा ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी गैल्वेनोमीटर में एक डिजायर्ड रेजिस्टेंस के रजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ आप ऐड करके पैरेलल में आप अमीटर बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग करंट को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना।
तो आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। इतनी बात हो गई। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में एक सॉफ्ट आयरन होता है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये फिगर में दिख रहा होगा, एक सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन है। जो ये सॉफ्ट आयरन में क्या है, ये रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगुलर क्या बना है, करंट कैरिंग लूप रखा हुआ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये परमानेंट मैग्नेट के साथ रख दिया गया नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। इसके बीच क्या करेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ टू साउथ, वो जानते हैं। और उसके बाद क्या कर दिया गया है, यहाँ पे देखो, और इसके बाद ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लगा हुआ है, ये वाला फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लगा है, फिर नहीं दिख रही ना। ये क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर लगा है, ये वाली। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ सस्पेंशन वायर है। दूसरे एंड पर क्या है, एक स्प्रिंग से, एयर स्प्रिंग से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जब इसको रोटेट करोगे, छोड़ दोगे, तो ये वापस चला जाएगा, इसीलिए स्प्रिंग क्या करता है, फिक्स किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए, ये कुछ इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है। और यहां से ये जो क्वाइल होता है, रेक्टेंगुलर क्वाइल होता है, यहां से क्या करता है कि एक पॉइंटर कनेक्ट कर दिया जाता है, जो मीटर स्केल बना होता है। ये देखो, स्केल, मीटर स्केल, स्केल बना होता है। इस पे क्या होता है कि माइक्रो एम्पियर या एम्पियर में क्या होता है, ये रीडिंग बनी होती है। ठीक बच्चों, रीडिंग बनी होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब वर्किंग कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। वर्किंग कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक, वर्किंग में देखना हम लोग। जैसे ही क्या करेंगे, यहां कोई टर्मिनल होता है, ठीक है ना, किसी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की हेल्प से करंट इसमें जब फ्लो करवाया जाता है, ध्यान सुनो, यहाँ पे जो इसमें करंट फ्लो करवाया जाता है, देखो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है ना। अब इसमें करंट फ्लो करवाया जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा है, तो इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब आपने पढ़ा होगा, याद करो, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, याद करो, कुछ ऐसा पढ़ा था आपने, कुछ ऐसा पढ़ा था, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्या कर दें, एक करंट कैरिंग लूप को मैं रख देता हूँ, रेक्टेंगुलर लूप को ऐसे रख दिया था, शायद याद आ रहा होगा। अगर इसमें करंट फ्लो कर दिया जाए, ये फ्लो करवा दिया जाए, और इसको क्या, ये इसके अलोंग ये सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है ना, तो इसकी लेंथ यल थी और इसकी विड्थ भी थी। ये थोड़ा जल्दी जल्दी से हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा था, ठीक है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसमें फोर्स क्रिएट होता था इसकी आर्म पर। एक इधर लगता था, याद करो, एक इधर लगता था, एक अंदर की ओर, ये एक इधर की ओर लगता था, एक इधर की ओर लगता था, याद है कि नहीं। ये जो दोनों फोर्स हैं, ये 3 ले लो, ये 4 ले लीजिए। जो 1 and 3 है, वो क्या है पता है, इक्वल एंड अपोजिट बट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। देखो, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा कौन, ये जो F3 है और F4 है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो ये क्या करेगा पता है, इसको टॉर्क जनरेट करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चों, एक टॉर्क जनरेट करवाएगा। तो ये जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन में रेक्टेंगुलर लूप लगा हुआ है, तो ये लूप क्या करेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, तो लूप क्या करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा। पूरा नहीं रोटेट करेगा, याद रहे, ऐसे रोटेट करेगा, फिर वापस चला। क्यों, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है,
भाई तो क्यों ऐसा रोटेट करवा जा रहा? ये देखिए टॉर्क जो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स को ये ले लो, ये ले लो, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से आप बना लेना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसे निकालते थे आप, मान लो यहाँ पर ये फील्ड है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैं ये पार्ट बना रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऐसे मतलब हर जगह लगेगा, समझ गए नहीं, ऐसे हर जगह लगेगा। ये पार्ट बना रहा हूं, इधर फोर्स मैंने लगा दिया जाए, इधर फोर्स मैंने लगा दिया जाए, इसकी जो विड्थ है बी है, ठीक है ना, और यहाँ पर सब इंटरमीडिएट में हो चुका है ये, ठीक है ना, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है, बी साइन थीटा। और फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, ये लॉरेंज फोर्स आई बी एल साइन थीटा पढ़े हो क्या, 90 पर होता है, यह विल बी इक्वल टू आई बी एल, याद करो, तो टाउ विल बी इक्वल टू आई बी एल बी साइन थीटा, टाउ विल बी इक्वल टू आई बी आई बी, ये सब नोट नहीं करना आपको, मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो भूल गए होंगे इसलिए याद दिला रहा हूँ। ठीक, आई बी और यल बी साइन थीटा, यल बी क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है, टाउ विल बी इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। अगर मैक्सिमम टार्क निकालूं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई बी ए हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स यन हो तो यन आई बी ए, याद आया क्या सबको, मैं शायद करवाया भी हूं, नजर आ ना, ये टॉर्क मिल गया। इसी टॉर्क की वजह से क्या करें, ये टॉर्क भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, याद रहे, आप मत पूछना कहां से आया। इसी टॉर्क की वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा बच्चों, यहां देखो, ये वाला सॉफ्ट आयरन है, यहां देखो, ये सॉफ्ट है, ये दूसरे फिगर में ये सॉफ्ट आयरन, यहाँ पे ये पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर लगा हुआ है। तो ये जब क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो ये जो निडल है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से ऐसे से क्या करेगा, मीटर स्केल पर क्या करेगा, एम्पियर वो करंट स्केल जो है, इस पर क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ रीडिंग बनी होगी 0 1 2 3 4 माइक्रो एम्पियर में, तो ये क्या करेगा, रीड कर लेगा, और हम जान जाएंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट डिटेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब आइए इसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से पहले हमने जो राइट डाउन किया उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक बच्चों, ये देखो मैंने ये लिखा, ये लिख दिया, आप लोग लिख लिए होंगे। Moving coil ballistic galvanometer. Galvanometer is an instrument which is used to detect a measure small current or small potential difference in an electrical circuit. ठीक, principle. It is based on the principle that when a current carrying coil placed in between magnetic field, it experience a torque. टॉर्क आएगा तो क्या करेगा, वो रोटेट करेगा ऐसे, समझ गया ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा था, कंस्ट्रक्शन भी देख लो। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल ABCD bound on a shaft iron core placed between pole of the permanent magnet. मैं सब बता दिया NS. This coil moves when current flow through it. जब इसमें करंट फ्लो करेगा ये मूव करेगा. The coil is suspended from the torsion head with the suspension wire. टॉर्सन हेड से सस्पेंसर वायर से क्या होता है, कनेक्ट होता है. एंड अदर एंड इट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग से सेकंड एंड कनेक्ट रहता है. अ कॉन्केव मिरर इज अटैच्ड सस्पेंशन वायर, एक कॉन्केव मिरर भी लगता है ताकि जो डिफ्लेक्शन हम देखें एकदम सीध में देख सके. A pointer is attached to the coil that moves on galvanometer scale for measuring current, and the deflection of pointer
ऑन द स्केल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर का वो क्या होगा, जो कॉइल में करंट फ्लो करेगा उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, यानी कुल मिला के वर्किंग भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग ही लिख दो। A soft iron core which is placed in between permanent magnet on which a rectangular current carrying loop ABCD bound, कोई सॉफ्ट आयरन है, आयरन कोर है, उस पर रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को क्या कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है। इन विच आई करंट फ्लो थ्रू इट, जब आई करंट फ्लो करेगा उसमें तो क्या आएगा, टॉर्क आएगा। देन टॉर्क ऑन लूप, लूप पर जो टॉर्क होगा वो कितना आएगा, इज अभी मैंने निकाल के बताया था, आई ए बी, आई ए बी लिखो चाहे एन आई ए बी, कोई दिक्कत नहीं, आई ए बी लिखो चाहे एन आई ए बी लिखो, ठीक बच्चों। तो एन बाद में लिख दूंगा, नंबर ऑफ टन्स, ठीक है ना। अभी हम लोग ऐसे चल रहे हैं। तो बताइए टाउ मुझे मिल गया, अब बताइए इंपल्स क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है ना, लिख दिया। अच्छा बताइए मोमेंट ऑफ इंपल्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ इंपल्स, मोमेंट ऑफ इंपल्स, इंपल्स मोमेंट क्या होता है, मोमेंट मतलब आर का मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस ले लो, इसका मतलब तो यही हुआ ना, आर का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट मतलब पोजीशन। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। अच्छा तो यहाँ पर ये क्या है, इतनी वैल्यू क्या है, ये हमारा कोई बताया कितनी वैल्यू क्या है, टाउ है, टाउ है, मोमेंट ऑफ इंपल्स, ये टाउ इंटू टी है। चलो बताओ, जो टाउ है हमारा कितना है, आई बी है, आई ए बी और क्या डी टी हो गया ना, इतना हो जाएगा। अब बताओ टोटल, टोटल मोमेंट ऑफ इंपल्स, मोमेंट ऑफ, टोटल मोमेंट ऑफ इंपल्स कितना हो जाएगा, बोलो। हमने क्या किया, ए बी बाहर लिया, आई डी टी लिखा, ठीक है ना, क्योंकि करंट पर डिपेंड करेगा, ये इतना हो जाएगा। अच्छा ये देखते रहो, आगे चलो। टोटल, टोटल मोमेंट, मोमेंट ऑफ इंपल्स, अगर मैंने क्या लिखा, ए बी आई डी टी लिखा, तो दिस इज व्हाट, मतलब आई विल बी इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा, तो क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो ये पूरा टर्म क्या है, क्यू है यार, ठीक है ना। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम, अच्छा टोटल मोमेंट ऑफ इंपल्स ही क्या होता है, क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम में इंपल्स, देखो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू dt होता है। तो अगर क्या है कि ये यप लिखा, ये यप को मैं क्या लिख सकता हूँ,
dp बाई dt लिख सकता हूं, dp बाई dt इंटू dt, dt कट गया, i dt। यानी आप पहले से भी जानते हैं जो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों तरफ r का मल्टीप्लाई कर दूं, यही क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम बन गया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हुआ कि नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम इसको लिख सकता हूं मैं। होगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसी को ए बी क्यू लिख सकता हूं, ये एंगुलर मोमेंटम है हमारा। अब देखना एंगुलर मोमेंटम जो होता है कितना होता है, आई इंटू ओमेगा होता है क्या बच्चों, ए बी क्यू। इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना। अब बताइए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज्ड इन ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग जब क्या करे, कॉइल ट्विस्ट करेगा तो उसमें यूज होगा। ठीक, ट्विस्टिंग कॉइल कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। भाई कॉइल जब हमारा क्या करेगा, ये क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट मतलब ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, समझ गया ना, इतना समझ रहे हो, तो इतनी वैल्यू होगी, इसे 1 में दे देता हूं। अच्छा बताइए, when the loop is rotate then restoring force not torque is generated opposite to rotation, अगर मैं कहूं ये सॉफ्ट आयरन है ना, इस पर क्या है, ऐसे लूप बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बताओ ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा ना, पहले ऐसे था, अब क्या करेगा, जब रोटेट करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो पहले से कितना रोटेट किया, पहले से ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट किया, जब ये रोटेट किया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, टाउ जनरेट होगा कि नहीं। ये इधर से देख लो, ये इधर से इतना रोटेट किया, पहले यहां था, यहां से रोटेट करके यहां आया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टॉर्क रिप्रेजेंट, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, रोटेट होके थीटा एंगल बना। ये समझ रहे हो, जैसे मैं पेंडुलम की बात करता था ना, तो क्या करता है, रोटेट कर गया थीटा एंगल, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स लगता था, ये इधर जाता था, इधर फोर्स लगता था, इसी तरीके से रिस्टोरिंग टॉर्क। ट्विस्ट में तो समझते हैं, ट्विस्ट में तो माइथन होता है। तो जब ये हो गया तो बच्चों जो टाउ होगा, टाउ इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द वही ट्विस्टिंग इन वायर, तो टाउ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसी सी को टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं, वेयर सी इज टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं।
इसी को टॉर्सन रिजिडिटी भी कभी कभी कहते हैं, लोग पढ़े होंगे हम लोग, ठीक ना। अब देखना, तो ये हो गया। अब आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ work done by the twisting theta angle of suspension wire अगर थीटा एंगल क्या कर जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो उसमें किया गया जो वर्क डन होगा हमारा, वो कितना होगा। तो स्मॉल वर्किंग करवाते, स्मॉल रोटेशन करवाते, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो टाउ डी थीटा होता है। अब बताइए, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कितना हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, यानी 0 to थीटा। पहले 0 था, उसके बाद थीटा तक क्या हुआ, ट्विस्ट हुआ, रोटेट हुआ। तो बताइए अब क्या हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू मुझे पता है, टाउ विल बी इक्वल टू सी इंटू थीटा। तो यहां पे रख देता हूं 0 to थीटा सी थीटा डी थीटा। आगे देखो, जो W है, C बाहर आ गया, 0 to थीटा, थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, थीटा स्क्वायर बाई 2, 0 to थीटा, W विल बी इक्वल टू हाफ C थीटा स्क्वायर। इतना आ जाएगा ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप याद करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट देखो कहाँ है, फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग अपनी कॉपी में देखें। ये फर्स्ट मैंने बताया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज्ड इन ट्विस्टिंग ऑफ कॉइल, बता था ना, ये था। और ये कितना, हाफ सी थीटा स्क्वायर। ओके, हाफ हाफ कट गया बच्चों। जब हाफ हाफ कट गया तो देखना अब क्या हो जाएगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल थोड़ी एक मिनट, ये आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी थीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, सी थीटा स्क्वायर बाई कितना, आई हो जाएगा। और क्या बताएंगे आपने, स्टार्टिंग में देखो मैं ये इक्वेशन कहीं निकाला हूं, जब मैंने बताया था जो एंगुलर मोमेंटम होगा टोटल इंपल्स की क्या होता है, इक्वल होता है। याद आ रहा है कि दिखाऊं मैं, ये देखो, याद आ गया ना। तो यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा, ए बी क्यू बाय कितना आई, तो यहां पे रखता हूं मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर बाई आई। ये आई से ये एक आई कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई आई विल बी इक्वल टू सी थीटा स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर will be equals to I C theta square. Any problem? A स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मैंने C का मल्टीप्लाई किया और C का डिवाइड किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आई बाई सी इतना लिखा, सी स्क्वायर थीटा स्क्वायर मैंने लिखा। यहां से आपको पता टी विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट में आई बाई सी होता है, नहीं पढ़े आप लोग। टॉर्सनल पेंडुलम में
I/C टॉर्सनल पेंडुलम फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, जो मेरे से पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। अब देखना इधर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं 4 पाई स्क्वायर I/C, जो I/C आएगा कितना हो जाएगा, कि स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, इतनी वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो यहां मैं रख दूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मैं ये लिख दूं तो टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर थीटा। तो अब देखना, अब मैं क्या करूं, यहां से क्यू स्क्वायर में निकालूंगा, टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर सी टी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से लिखता हूं, देखो टी स्क्वायर सी स्क्वायर पाई 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर का भी आया, और कितना थीटा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूं, क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी सी बाई 4 पाई ए बी इंटू थीटा ना। मैं उस पेज में फिर से लिखता हूं, क्यू विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों, सर 2 पाई मैंने लिखा क्या, अच्छा हाँ 2 पाई रहेगा, 2 पाई सही सही है। तो क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना क्यू विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों, सी टी बाई 2 पाई ए बी इंटू कितना थीटा आया, ठीक है ना। इफ क्या हो जाए, यस एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, तो Q विल बी इक्वल टू सी टी बाई 2 पाई NBA या NAB कुछ भी लिखो, NAB इंटू कितना होगा थीटा हो जाएगा। और याद रहे कि ये जो है ये टर्म को पूरे कांस्टेंट ले लिया जाए, टी को छोड़ करके, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया के हो गया। Q विल बी इक्वल टू, इतने पूरे को नहीं, इतने पूरे कर लो, इतने को, ठीक है ना। तो Q विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी बाई 2 पाई इंटू थीटा हो जाए, ऐसे लिख दूंगा जैसे मैं के टी बाई 2 पाई इंटू थीटा, ठीक। और जो के है, के की वैल्यू कितनी आई, सी बाई एन बी ए, इसको क्या बोलते हैं पता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये क्या है, इज अ कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल and is known as the galvanometer constant, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, भूलना नहीं इसे, ठीक। और सारी वैल्यू जानते हैं, टी क्या है टाइम पीरियड, थीटा डिफ्लेक्शन है, ए क्या है एरिया है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अगर सारी बातें जाननी है तो आप यहाँ लिख सकते हो, यानी Q विल बी इक्वल टू के टी बाई 2 पाई इंटू थीटा हो गया, और के बराबर कितना है, सी बाई एन बी ए हो गया। यहाँ से कि अभी मैंने बताया क्या होता है,
गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। थीटा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है या ट्विस्टिंग एंगल होता है, या और सी क्या होता है? टॉर्सनल कांस्टेंट होता है या टॉर्सन कांस्टेंट होता है। टॉर्सन कांस्टेंट ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ए क्या होता है? एरिया ऑफ द लूप होता है, एरिया ऑफ द लूप होता है। सारी चीजों को हमने मेंशन कर दिया, ठीक ना। अब हम लोग इसके सेंसिटिविटी पर बात करेंगे, ठीक। तो आइए हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं। इसके सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट पर बात करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, सेंसिटिविटी हम कैसे मेंटेन करेंगे। ओके, हाँ तो देखना बच्चों, तो ये भी देखिए सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक। A galvanometer is said to be sensitive if it shows a large scale deflection even when a small current is passed through it or a small voltage applied across it. मोर सेंसिटिविटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे पता है? लार्ज डिफ्लेक्शन होना चाहिए, सोज लार्ज डिफ्लेक्शन होना चाहिए, स्मॉल करंट फ्लो होना चाहिए और स्मॉल वोल्टेज क्या होना चाहिए? अप्लाइड होना चाहिए इसके थ्रू। तो देखना, जो करंट सेंसिटिविटी है, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। अगर गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो करता है, अगर क्या करता है कि अगर गैल्वेनोमीटर सॉरी जब इसमें क्या करता है कि यूनिट करंट फ्लो करता है, तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है इसमें, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एस विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ये थीटा बाई कितना लिख सकते हैं आप? चलिए बच्चों, थीटा बाई आई। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, यूनिट करंट फ्लो करने पे जितना डिफ्लेक्शन होगा उसी को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो हम अब देखिए, थीटा बराबर आप जानते हो, थीटा बराबर क्या होता है? डिफ्लेक्शन अगर लिखूं तो एन बी ए लिख सकता हूं, वैल्यू रख दो, एन बी ए बाई सी। ये कहां से आया? याद आ रहा नहीं? याद करो, नहीं याद आएगी? इक्वल थ्रू करके यहाँ पे याद करो, मैंने ये लिखा था ना, ये टॉर्क बराबर कितना होता है? टॉर्क बराबर होता है एन आई बी ए होता है ना। तो टाउ बराबर क्या होता है? सी इंटू थीटा होता है, आई एन बी ए। तो आई को मैं देखो इधर थीटा बाई आई मैंने लिख दिया, और क्या एन बी ए बाई कितना हो गया? सी हो गया। देखो याद है ना? तो ये मैंने लिखा, यानी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां से डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, डिफ्लेक्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी करंट कम होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, बट टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये फार्मूला आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when the unit current
flows through it. ये क्या होता है? It is defined as the deflection produced in the galvanometer when unit, यहाँ करंट नहीं होगा बच्चों, when unit potential difference is, यहां बना लो, when unit potential difference is applied across it. तो पोटेंशियल जो वोल्टेज जो सेंसिटिविटी है उसमें क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट. अगर क्या करेंगे उसमें हम यूनिट पोटेंशियल क्या कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दें, अप्लाइड कर दें, तो उसमें क्या होगा? एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा. यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी आप कह सकते हैं Vs विल बी इक्वल टू थीटा बाय कितना V. यानी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी वोल्टेज सेंसिटिविटी? अगर हम क्या करेंगे थीटा को इंक्रीज यानी डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर दें तो इंक्रीज हो जाएगा. यानी वोल्टेज को कम कर दें डिफरेंस को तो ये क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. हर हाल में मुझे इंक्रीज ही करना है. तो अभी आपने ये देखा, इसकी थीटा की वैल्यू देखा आपने, क्या देखा? देखो सी टाउ बराबर, अभी मैंने बताया सी थीटा बराबर कितना बताया? सी थीटा विल बी इक्वल टू एन आई बी ए मैंने बताया. तो थीटा की वैल्यू मुझे रखना है एन आई बी ए बाय कितना? सी रखना है ना. तो यहां मैं रख देता हूं एन बी ए बाई सी, और ये पहले से है V इंटू आई. आई बराबर क्या होता है? V बाई आर होता है. या छोड़ो, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां आई हो जाएगा, यहां V है. तो एन बी ए आई बाई सी आई आर, ये V विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर, आई कट जाएगा. तो Vs विल बी इक्वल टू थीटा बाई V विल बी इक्वल टू एन बी ए बाई क्या? सी आर. लिख सकता हूं ना, ऐसा लिख सकता हूं. ये भी फार्मूला हमारा हो गया. अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, लेकिन रेजिस्टेंस को कम होना पड़ेगा और टॉर्सनल कांस्टेंट को कम होना पड़ेगा सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को एक फार्मूला और लिख सकते हो. वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी, जब पेन खराब हो जाती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है. तो करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट सेंसिटिविटी बाई कितना? आर. क्यों बच्चों? ये पूरा क्या है पता? ये करंट सेंसिटिविटी है. देख लो पीछे वाला पेज खोल के ना, ये करंट सेंसिटिविटी था इतना, तो इसकी जगह मैं करंट सेंसिटिविटी लिख दिया, डिवाइड बाई कितना हो गया? आर हो गया. ये भी फार्मूला हो गया. ठीक. तो अब देखना आप लोग, अब देखो अच्छा लगेगा. फैक्टर ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन. तो मैंने देखो IS करंट सेंसिटिविटी मैंने क्या लिखा था बताइए? करंट सेंसिटिविटी में शायद मैंने ये बताया था थीटा बाई आई बताया, और उसके बाद मैंने क्या बताया? एन बी ए बाई कितना? सी बताया. और VS मैंने क्या बताया? थीटा बाई V बताया. और आई थिंक शायद ये बताया मैंने थीटा बाई कितना? आई आर बताया. और क्या बताया? एन बी ए बाई कितना? के वो सी आर बताया, CR बताया. तो यहां से देख लो इन बातों पे डिपेंड करेगा. पहला, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए. मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. दोनों में देख लो. एरिया क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. लेकिन ये क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, या सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए. ओके.
तो ये बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं फिगर ऑफ मेरिट से। फिगर ऑफ मेरिट्स क्या होती है? फिगर ऑफ मेरिट्स को अगर बढ़ाना है तो क्या है, करंट सेंसिटिविटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर क्या कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट्स क्या करना पड़ेगा, अगर कम करना है तो क्या कर जाएगा, इसको बढ़ना पड़ेगा। तो करंट सेंसिटिविटी और चार्ज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या करेगा, हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब इसका फिगर ऑफ मेरिट्स क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही चार्ज सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा फिगर ऑफ मेरिट्स। तो ये रहा आपका टॉपिक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे। ओके।